जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम लेकर आ चुके हैं दोस्तों हिंदी का मॉक टेस्ट, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ये पूरे SI पर बेस्ड होगा। ठीक है, यूपी SI के बेस्ड पर होंगे 40 क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपके यूपी SSC पेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो हम पूरे 40 क्वेश्चन करेंगे और आप दोस्तों लास्ट तक देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं और इसका हम दूसरा पार्ट लेकर के आए या नहीं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, तो आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, सामान्य हिंदी देखना होगा आपको कि इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेट में भी पूछे जाएंगे 10 नंबर के। ठीक है, 2 गद्यांश आएंगे, उनमें से छांट के आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गद्यांश है आपका, तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। ठीक है, तो इसके बारे में बताएगा। तो सीधा हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, उसके बाद हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। देखिए क्या शीर्षक हो सकता है, कार्य कुशलता या कार्य उपयोगिता या फिर कार्य तत्परता या फिर जागरूकता। तो दोस्तों हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब भी हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कार्य तत्पर दिख रहा है। ठीक है, मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, यानी कि कार्य तत्पर के लिए क्या होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं दोस्तों। तो हम कहीं ना कहीं हम पहले का आंसर क्या बताएंगे, कार्य तत्परता दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्य तत्परता मेरे दोस्तों। अब देखिए जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है, कार्य की आर्थिक समझ। ठीक है, या जागरूकता या अनुशासन या फिर तत्परता मेरे दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन से क्या होगा, तो हमने पहले ही बताया है कि इसमें क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तत्परता, क्योंकि तत्परता के बारे में ही बिल्कुल अच्छे से इसमें बताया गया है। चलिए अगला है कि गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा। तो गद्यांश का उचित जो संक्षेपण है, मतलब अगर छोटे ढंग से हम इसको प्रस्तुत करना चाहें तो क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है, इससे हम तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अगला है जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाता है। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता के साधन बनती है और यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ये हमारा भी ऑप्शन से हो जाएगा। बाकी दोस्तों तीसरा और चौथा क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन चल रहे हैं, ये हमारे ना वो गद्यांश छांटने वाला समाप्त हो चुका। तो लिपि समूहों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, आपको पता है जो लिपि का समूह होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं। आपने वर्णों के समूह को, जैसे वर्ण क्या होते हैं वही लिपि भी होते हैं। ठीक है, तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह क्या बोलते हैं दोस्तों, अक्षर वर्ण समूह या वर्णमाला। दोस्तों आपको बिल्कुल सही होना चाहिए पता, क्या वर्णमाला ही बोलते हैं दोस्तों। कितनी संख्या है टोटल वर्णमाला की, 52। देखिए जो वर्ण होते हैं उन्हीं को ही हम लिपि बोलते हैं दोस्तों, ये कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछे लिपि की संख्या कितनी तब भी 52 है, वर्ण की संख्या कितनी तब भी 52 ही बोलना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता। दोस्तों आपने पता होगा, ठीक है, आपने पता होगा कि दोस्तों ऐसी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग हम करते तो हैं मगर स्वर में उनको हम नहीं लिखते हैं। कौन से हैं, अंक और आह, जिनको हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, इनको हम अयोगवाह की श्रेणी में रख देते हैं क्योंकि ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते, फिर भी इनकी मात्रा का प्रयोग हम करते हैं। जैसे अंगूर और प्रातः में हम इन दोनों की मात्राओं का प्रयोग करते हैं दोस्तों, जिनको हम अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जानते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द में वर्तमान, स्थायी,
तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों। ये आपके जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं, देखिए तत्सम से पहले के रूप को हम क्या बोलते हैं, तो अर्ध तत्सम बोलते हैं। क्या, अर्ध तत्सम रूप हम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शब्द प्रकार के आधार पे मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है दोस्तों। तो कौन सा भेद है, मनुष्यता दोस्तों, ठीक है। कौन सा भेद है, तो आपको पता होना चाहिए, मनुष्य से बना है मनुष्यता, तो यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसमें दोस्तों, अगर जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं। जिसने इंद्रियों को जीता हो दोस्तों, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जितेंद्रिय, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, जितेंद्रिय दोस्तों, जितेंद्रिय है ना, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है दोस्तों। देखिए से दोस्तों क्या होता है, कर्म और अपादान दोनों में होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सॉरी, करण और अपादान में, तो दोस्तों मगर अलगाव की स्थिति में आपका अपादान सही हो जाएगा दोस्तों। किसी चीज से जब कोई अलग होता है तो वहां पे हम अपादान का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। देखिए तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द कैसा है, तो तन होता है, तन करता है ना, तन मन से करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द निकल के आ रहा है। अगला है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है दोस्तों। आपको पता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आते हैं, है ना, कौन सा, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष ना। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। प्रथम पुरुष है ना, सॉरी जिसको उत्तम पुरुष कहते हैं हम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कंचन एक कृषांगनी युवती है दोस्तों, इस वाक्य की अशुद्धि क्या होगी। ये भी आपके जूनियर असिस्टेंट का पेपर है दोस्तों, ठीक है, उसी का क्वेश्चन है। तो बताइए भैया इसमें क्या मतलब कि अशुद्धि है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या अशुद्धि है दोस्तों, ये कंचन कृषांगनी वाले में, ठीक। तो ये आप बता दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 12 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसमें क्या है, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। शब्द के चयन में क्या है, अशुद्धि है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है दोस्तों। कौन सा क्या है, अनौपचारिक पत्र का उदाहरण दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए अनौपचारिक क्या होता है, जो रिश्तेदारों को लिखे आते हैं दोस्तों, जो रिश्तेदारों को लिखे आते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को पत्र, देखिए ये औपचारिक हो गया। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, हम देखिए रिश्तेदारों वाली बात आ गई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अनौपचारिक पत्र ना। देखिए गांव में पुस्तकालय खुलवाने के लिए जिला परिषद को लिखा जाने वाला, तो दोस्तों ये औपचारिक हो गया, ठीक है। और दोस्तों प्रधानाचार्य को 2 दिनों के लिए अवकाश पत्र के लिए लिखना, ये भी औपचारिक होगा। तो अनौपचारिक हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ चुका है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी। देखिए अगर स्वरों की संख्या पूछता तब हम 11 बताते, स्वरों के भेद पूछता 3 बताते, मगर यहाँ पे पूछा है ह्रस्व स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री से ऋषि, आ ई उ री, ये क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं दोस्तों कि जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करता है दोस्तों, वो कौन सा समास कहलाता है। दोस्तों आपको बता दें कि वो समास कौन सा कहलाता है जिसमें पहला पद संख्या होता है, वो होता है द्विगु समास दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगर पूछता है कि पहला पद प्रधान किसका होता है, तो अव्यय भाव का हो जाता है, ठीक है। तीसरा पद प्रधान किसका होता है, बहुब्रीहि समास बता देते, और दोनों पद प्रधान किसके होंगे, तो द्वंद्व समास बता देते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहले का ये 15 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही सब विकल्प का चयन करिए दोस्तों। ये भी आपके जूनियर असिस्टेंट के पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए सुहावना में क्या है, आवना है, और लिखाई में आई है, और छलिया में इया है दोस्तों। तो हमारा बिल्कुल ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब क्या होता है, संस्कृत वाला शब्द कौन सा है दोस्तों, ठीक है। माँ
केला, मछली दोस्तों, माँ का आपको पता होगा है ना, और मछली, मत्स्य, केला, कदली और अमूल्य दोस्तों, यही क्या है, तत्सम वाला शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित होते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। क्या, तत्सम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पे किलकिल कौन सा शब्द है दोस्तों, किलकिल कौन सा शब्द है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किलकिल आपका क्या है, देशज, जिनके बारे में पता नहीं होता वो कहां से लिए गए हैं वो शब्द देशज कहलाते हैं। अगला है, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों, बहुत बार पूछेगा क्वेश्चन है अलमारी, और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चलिए अगला है, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को सभ्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वे क्या होते हैं, निपात होते दोस्तों। देखिए बल देने के लिए और सब भावार्थ के, जैसे कहा गया आप घर जाएंगे, आप घर जाएंगे, है ना। तो देखिए ये सिंपल सा सेंटेंस होगा। अब यहीं पे कहते हैं कि आप घर तक जाएंगे दोस्तों, तक क्या हुआ, इस सेंटेंस पे बल दे रहा है, बल प्रदान कर रहा है कि आप घर तक जाएंगे, यानी घर तक तो जाएंगे ही जाएंगे दोस्तों। तो यहां पे क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करिए दोस्तों। देखिए शुद्ध शब्द कौन सा लिखा है ये आपको बताना है इन विकल्पों में से दोस्तों। मूल्यवान गलत लिखा है, ब्रह्म गलत लिखा है ना, ब्रह्मा होता, क्लिष्ट गलत लिखा, तो पृथक सही लिखा दोस्तों, पृथक मतलब अलग करना, ठीक है। चलिए अगला है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है दोस्तों। किसका प्रयोग हमेशा और हमेशा एक वचन में होता है दोस्तों, प्रत्येक का हमेशा और हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया था दोस्तों, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है दोस्तों, इसका आपको सही ऑप्शन से बताना है दोस्तों। तो कितने आधारों पे होता है, तो आपको बता दें वाक्यों का 2 आधारों पे किया था। कितने, 2 आधारों पे। पहला होता है रचना के आधार पे, जिसमें हम 3 भागों में बांट देते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त दोस्तों, ठीक। और दूसरा होता है अर्थ के आधार पे, जिन पे हम 8 भागों में बांटते हैं, ठीक है इनको। चलिए अगला है, वे सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, देखिए वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है, आपको बता दें, जिनमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है दोस्तों, वो सरल वाक्य कहलाते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा सी नंबर। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाएगा, वही सरल वाक्य होंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है दोस्तों, आप समझिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण। जैसे देखिए आपका का हो गया, खा हो गया, गा हो गया और घा हो गया। तो देखिए ये दूसरा और चौथा वर्ण, तो ये क्या है, ये महाप्राण दोस्तों, ये अल्पप्राण हो गया, ये अल्पप्राण हो गया, मगर ये दोनों क्या है, महाप्राण। तो वही पूछा रहा, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है दोस्तों, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है दोस्तों, आपको पता है 2 होते हैं, अडा और अढ़ा ना। ये डा और ढा के नीचे जब बिंदी लगती है यहां पर दोस्तों, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन या फिर ताड़नजात व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है दोस्तों, संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है ये आपको बताना है दोस्तों। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बता दें कि संबल क्या है दोस्तों, संप्रक्त ध्वनियां है। क्या है, संप्रक्त ध्वनि। देखिए संप्रक्त ध्वनियां क्या होती है ये आप समझ लीजिएगा। देखिए जब कोई भी 2 अक्षरों को दोस्तों एक आधा अक्षर जोड़े वो संप्रक्त ध्वनि होती है। जैसे संबल देखिए, अब देखिए संबल, तो सा आधा माँ किसको जोड़ रहा है दोस्तों, बा और ला को। देखिए आधा माँ किसको जोड़ रहा है, सा और बा को जोड़ रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, संप्रक्त ध्वनियां, ठीक है। क्या बोलते हैं, संप्रक्त ध्वनियां। देखिए युग्मक क्या होते हैं दोस्तों, जैसे दिल्ली लिख दिया गया है ना, द्वित्व क्या होता है, उसी चीज का दोबारा हो जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विपत जाल, विपत प्लस जाल में संधि कौन सी होगी दोस्तों, विपत जाल, ठीक है। तो विपत जाल में दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल सही क्या होगा, इसमें आपका व्यंजन संधि। देखिए जहां भी हलंत लगता है वो व्यंजन संधि के अंतर्गत ही आती है। चलिए दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग दोस्तों, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, दुर प्लस आत्मा, दुरात्मा हो जाएगा। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोस्तों, परिमाणवाचक क्या होता है, जो चीजें क्या होती है दोस्तों, तौली या मापी जाएं, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसमें होगा वो आपको बताना है। देखिए इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े दोस्तों, ओले तो पड़े, ओले क्या है, ये ओले तो पढ़े हैं, क्रिया विशेषण है, ओले पड़ना ना,
क्रिया विशेषण, मगर कितने पढ़े, बहुत पढ़े दोस्तों। क्या हो जाएगा, बहुत शब्द दोस्तों क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोस्तों। तो यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मनोभावों को प्रकट करने वाले वे विकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। तो मनोभावों को प्रकट करते दोस्तों आपने सुना होगा, है ना, वाह, है ना, तो ये वाला चिन्ह आपने देखा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। चलिए अगला क्वेश्चन, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा भेद है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे दोस्तों। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है दोस्तों। तो वे क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष, तो पुरुषवाचक का ही भेद है दोस्तों। चलिए अगला है कि नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों। तो किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा कुमुदनी के दोस्तों। चलिए अगला है शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यदा कदा मतलब क्या होता है, यदा कदा, है ना, कहें जब कब हिंसा होता दोस्तों, यदा कदा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नियत और नियत शब्द के सही शब्द भेद का चयन करें। तो नियत और नियत दोस्तों, तो नियत मीन्स क्या होता है और नियत मीन्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, सब ये सबके सब ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट के हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए नियत मीन्स क्या होता है, निश्चित। क्या नियत मीन्स क्या होता है, निश्चित मेरे दोस्तों, थोड़ा सा सही करिएगा इसको, ठीक है। तो नियत मीन्स क्या होता है, निश्चित, और नियत कहें कि नियत खराब, नियत मतलब इरादा, तो निश्चित और इरादा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक प्रकार का संदर्भ और भाव की दृष्टि से अनुपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, उस शब्द का चयन करें दोस्तों। तो किसमें दोस्तों अनुपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों, तो उसके बारे में आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो 36 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुरूप, है ना, अनुरूप होता है दोस्तों, अनुरूप लिखा गया ना, इसमें बड़ा की मात्रा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कि अब आप चल सकते हैं दोस्तों। इसमें वृत्ति कौन सी होगी, तो अब आप चल सकते हैं मेरे दोस्तों। देखिए इसमें वृत्ति पूछा गया था, ये केवल और केवल दोस्तों आपके जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कौन सी वृत्ति होगी, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए अब आप चल सकते हैं मतलब क्या, उस चीज में आप सामर्थ्य हो चुके हैं, मतलब चल सकते हैं आप। पहले आपकी कमजोरी थी दोस्तों या फिर कोई प्रॉब्लम थी, अब क्या हो गया, आप सामर्थ्य हो गए, अब आप चल सकते हो। तो बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हां ना में दिया जा सके तो इसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू होगा। यदि हाँ या ना में यानी कि प्रश्नवाचक में दिया जाए दोस्तों ना, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, तो 38 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। चलिए देखिए 39 नंबर का कहता है, देखिए ये आपके क्वेश्चन पूछाते हैं, ठीक है, और इनको भी आपको समझ के करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। तो इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है, क्या इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करना, तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज द सर्व टू कंट्री मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये फिर से आपका अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन क्या है, ए वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। दोस्तों तो इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो दोस्तों इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, बिल्कुल सही आपका बी नंबर। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शंस, तो आप जरूर बताइएगा आपके 40 में से कितने क्वेश्चन। तो दोस्तों एक आपके लिए हम ये मोटिवेशन कुछ छोड़ के जा रहे हैं कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। कहने का मतलब समझिएगा कि अगर समय चला गया दोस्तों तो आपको पछताना पड़ेगा, तो समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके दोस्तों, ठीक है। तो समय चूंकि पुनका पछताने का वर्षा जब कृषि सुहाने, मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, वक्त पे ही काम कर लेना चाहिए, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा कैसा रहा आपका ये सेक्शन। थैंक यू, धन्यवाद।